दोस्तों, यमन ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं सऊदी अरेबिया पर बड़ा हमला हुआ है और तो और रूस में भी 600 ड्रोन से अटैक हुआ है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, वापस से जो मिडिल ईस्ट है वहां पर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख महिमा जी हमलों की तारीख है और एक साथ तीन देशों के ऊपर आज हमले हुए हैं। चाहे रूस ले लीजिए, चाहे आप यमन ले लीजिए और चाहे आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, चाहे आप इजराइल ले लीजिए। चार देश जहां अलग अलग जगहों पर हमले हुए। और बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है, स्क्रीन के ऊपर है आपके, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे। और एक चीज़ और शुरुआत में ही वीडियो के कहना चाहता हूँ आपसे कि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी इंटरनेशनल खबर, युद्ध से खबरें रिलेटेड दिखाई जाती हैं, वो सारी खबरें विदेशी अखबार, अंग्रेजी अखबार, अलग अलग अखबारों के दावों के आधार पर हम आपको बतलाते और दिखलाते हैं। ना तो भरत यादव का कोई रिपोर्टर इराक में मशीन गन चला रहा है, ना तो कोई सहयोगी वहां बम चला रहा है तो हमको सीधे वहां फ़ोन पर बता रहा है। ऐसा नहीं है। तो हम जो भी खबर बताते हैं वो दावों के अनुरूप बताते हैं। कई सारे दर्शक नीचे कमेंट करते हैं कि अरे यार 2 दिन से हमला करा ही रहे हो, हमला हो ही नहीं रहा है, 48 घंटे बता रहे हो, कुछ बता रहे हो। देखिए, वो उल्टा चश्मा यूसी नहीं बता रहा है। ट्रंप ने आज भी इस बात को जाहिर किया कि 24 से 48 घंटे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 24 से 48 घंटे में बड़ा हमला होगा। तो हम क्या बताएं आपको, क्या बताएं? क्या ये बात ना बताएं? हम पर्सनली भरत यादव नहीं चाहते भाई हमले हों और लोगों के ऊपर जुल्म हो, लोगों की बनी बनाई गृहस्थियाँ, घरों के ऊपर मिसाइलें गिरें। ये कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमला हो। लेकिन समाचार देना, आप तक सूचना पहुंचाना, ये हमारा काम है। हमला 48 घंटे तो क्या 4800 साल तक कभी ना हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो पहुंचाना आप तक आवश्यक है। और हमारी कोई डेडलाइन नहीं है कि हम हमला करवा रहे हैं कि हमला हो 48, 20, 25, 26। ये तो आप ट्रंप को समझाइए कि वो इस तरीके के जो ट्वीट कर रहे हैं वो ट्वीट ना करें तो हम आपको ना बतलाएं। खैर, हमारा काम आप तक सूचना पहुँचाना है। और कुछ लोगों के लिए ही कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खबरों को जानते हैं, बेहतर जानते हैं। और आपको ये अंग्रेजी ये दिखाना हमारा शौक नहीं है कि हम आपके लिए ये सब काट के लिए लेकर के हर जगह से इकट्ठा कर रही है, 6 लोगों की टीम पोथा बना रही है और आपको दिखा रही है। शौक नहीं है। हम ऐसे भी बता सकते हैं कि किसने क्या बताया, कि कहाँ पर क्या खबर हुई। लेकिन ये दिखाते आप लोगों को इसीलिए हैं कि जैसे जेरूसलम पोस्ट ने क्या लिखा या दूसरों ने क्या लिखा, क्या छाप रही है दुनिया के वहाँ के जो अखबार हैं, अगर लखनऊ में कोई घटना घटित होती है तो हम जो यहाँ की जानकारी आपको देंगे वो दुनिया के अखबार छापते हैं। बताते हैं प्रज्ञा जी की कई खबरें छपी, अरब मीडिया में छपी, कई अल जजीरा में भी छपी, कई खबरें छपी। क्यों छपती हैं? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये अखबार के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं उन कंट्रीज़ में और वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और उन सब को एक जगह कलेक्ट करके, इसमें कोई हमारी शाबाशी नहीं है कि हम बड़ा शाबाश, वाह भरत यादव का बताए दीन आप लोगों को, नहीं। हम लोग भी इन सब जगहों से इकट्ठा करके, क्योंकि आपको हर जगह पढ़ना ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक जगह आपको बतलाते हैं। खैर, इसमें हमारी कोई शाबाशी नहीं है। पहली बात, अब जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया, बड़ी खबर निकल करके आई कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ, 3 ड्रोन्स के साथ में हमला हुआ। आप देखिए खबर, ये जेरूसलम पोस्ट ने इसको यहां पर लिखा कि सऊदी अरेबिया टारगेटेड बाय ड्रोन्स फ्रॉम इराक, कंडेम्स स्ट्राइक ऑन यूएई न्यूक्लियर प्लांट। अच्छा, यूएई न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी हमला हुआ और सऊदी अरेबिया के ऊपर इराक के भीतर से हमला हुआ। हालांकि ये कोडेड है, कोड किया है इराक। अभी तक ना जिम्मेदारी इराक से किसी ने ली है, ना ईरान से किसी ने ली है। ये हो सकता है कि इराक के भीतर जो मिलिशिया ग्रुप्स मौजूद हैं उन लोगों ने हमला किया हो, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इराक के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है अमेरिका के निकट करीबी बताए जाते हैं और उनका जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस था, आपको याद होगा, उसके ऊपर पिछले दिनों जब 40 दिन की लड़ाई चली तो अमेरिका के कितने विमान तबाह किए ईरान ने, कितना विमान तबाह किया। उसके बाद से ही सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को ये बात कही भी कि भाई ईरान को पूरा ख़त्म करना। और उसके बाद अब फिर से सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ है और ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ। सऊदी अरेबिया ने इस बात को कंफर्म किया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन किसने किया अभी वो सामने नहीं आ रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट के भीतर ऐसी भी कोई चाल चली जा रही है कि ईरान हमला नहीं कर रहा है या मिलिशिया ग्रुप हमले नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम ममालिक मुल्कों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ड्रोन आके गिर रहे हैं, ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं? तो क्या कोई और है जो आग भड़काना चाह रहा है? ईरान जब जिम्मेदारी, क्योंकि ईरान की अभी तक एक स्ट्रेटेजी देखी गई है, ईरान जहां हमला करता है कहकर हमला करता है और जिम्मेदारी भी लेता है। लेकिन यहां पर
एक और अखबार यहाँ पर दिखा रहा है और ये अखबार कह रहा है कि इराक कह रहा है कि हम, अखबार के हवाले से है कि मिडिल ईस्ट में इराक कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ ड्रोन अटैक इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कैसे ड्रोन अटैक हुआ, किसने अटैक किया, हम इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस बीच और बड़ी खबर एक निकल कर कह रही रॉयटर्स के हवाले से कि पाकिस्तान जो है अपना बहुत बड़ा जत्था 8,000 सैनिकों का जत्था सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर रहा है और कई जो है वहाँ पर जो विमान हैं वो तैनात कर रहा है, फाइटर जेट्स तैनात कर रहा है। और MQ-9 एक प्रणाली भी है रडार के अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम का काम करती है। वो एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरेबिया के भीतर पाकिस्तान ने लगाए हैं और उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को चलाने के लिए और जो फाइटर प्लेन तैनात किए हैं उनको चलाने के लिए 8,000 सैनिक भी सऊदी अरेबिया में उतारे हैं पाकिस्तान ने। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरेबिया में 8,000 सैनिक, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यानी कि रियाद के इस्लामाबाद का सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध के मुख्य मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। रॉयटर्स का इन्होंने भी नीचे हवाला दिया। हिंदी मीडिया में जो छपा, क्योंकि भारत के बगल में है मुल्क पाकिस्तान, इसलिए हिंदी मीडिया में छपना आवश्यक है और आपको हिंदी मीडिया के लहजे से दिखलाना और बतलाना वो भी आवश्यक है। हिंदी मीडिया क्या छाप रहा है आप देखिए, यहाँ पर हिंदी मीडिया दैनिक भास्कर है, छाप रहा है कि ईरान जंग के बीच 8,000 पाकिस्तानी सऊदी में तैनात, JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड भी भेजे, खर्च सऊदी सरकार उठाएगी। ये हिंदी मीडिया में छप रहा है। और एक और बड़ी खबर जो आज की बड़ी प्रमुख खबर रही, और वो बड़ी खबर ये निकल करके आई कि MQ-9 एयरक्राफ्ट जो इनका ड्रोन सिस्टम है उसको यमन के एयर स्पेस में देखा गया और उसको मार गिराया गया। ये जो MQ-9 ड्रोन है ये अमरीकी ड्रोन बताया जाता है और इसकी तस्वीर जो है ये यमनी मिलिट्री के हवाले से, और इसकी तस्वीर यहाँ पर कुछ इस तरीके से जारी की गई जिसमें ये ड्रोन जलता हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन को मार गिराया गया है। ये अमेरिकी ड्रोन है जिसको यमन के भीतर, क्योंकि आधे यमन में यमन की सरकार है, आधे यमन में हुतीज़ की सरकार है, तो यहाँ पर यह लिखा गया, यमनी मिलिट्री की तरफ से लिखा गया है कि अमेरिकन ड्रोन जो है वो यमन के एयर स्पेस में शूट डाउन किया गया है, मार गिराया गया है। एनी अमेरिकन अटेम्प्ट विल बी मेट विद स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अवर पीपल। हमारे लोगों द्वारा अमेरिका के किसी भी इस तरीके की गुस्ताखी का जवाब जो है हमारे लोग देंगे, वो यहाँ पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से दिखाएंगे ताकि खबरें आपको इसलिए दिखाते हैं, यहाँ पर इसलिए दिखाते हैं, ये सिस्टम हमने इसीलिए लगाया है ताकि आपको यकीन रह सके। कोई भी आपको अल्ल बल्ल कहानी सुनाकर गाथा गाकर चला जाए उस पर यकीन मत करिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, युद्ध की खबरें सबूतों के साथ देखिए। हम आपको हिंदी तर्जुमा जो है वो अपनी ज़ुबान में बता रहे हैं, जो वहाँ लिखा होता है वो भी, और इसका गूगल ट्रांसलेट वो भी। पारदर्शिता की हम प्रज्ञा जी के आदेश से पारदर्शिता की हम इतनी वो रखते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं कि प्रज्ञा जी का ये साफ आदेश है कि जो इसका हिंदी ट्रांसलेट है वो भी बताइए और आपकी ज़ुबान में जो उसका तर्जुमा निकलता है वो भी बताइए, लेकिन एज इट इज़ हिंदी ट्रांसलेट बताइए ताकि दर्शकों को जो लिखा है एज इट इज़ उनको समझ में आए, ना हमारा एक शब्द उसमें इधर, ना हमारा एक शब्द उधर। खैर, यहाँ पर तो ये हेडलाइन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। यमन में हुतीज़ ने जो है शूट डाउन किया है ड्रोन, ये यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। मारीब नाम की एक जगह है, यहाँ पर ये शूट डाउन किया गया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर ये है कि रूस के मॉस्को में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। अभी 500 ड्रोन्स के साथ रूस ने हमला यूक्रेन के ऊपर किया था, अब मॉस्को के ऊपर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यहाँ पर 600 ड्रोन का जिक्र है और जेलेंस्की ने हमले की जिम्मेदारी ली, कहा रूस को युद्ध बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 600 ड्रोन की बात है, लेकिन कई अखबार जो मैंने पढ़े उन अखबारों में हजार ड्रोन तक का जिक्र है कि देखिए मॉस्को के भीतर राजधानी किस तरीके से जल रही है और युद्ध में मिडिल ईस्ट झुलस रहा है और युद्ध में यूरोप भी झुलसता हुआ दिखलाई दे रहा है। आपके सामने ये तस्वीरें रूस से निकल करके आ रही हैं। अब ये क्लैश रिपोर्ट एक बारगी छापता है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ये क्लैश रिपोर्ट है और ये इस बात को छाप रहा है, कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी युद्ध विराम के बाद से अपनी सबसे गहन और सैन्य तैयारियां कर
कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल के अधिकारी युद्ध विराम के बाद से अपनी सबसे गहन सैन्य तैयारियां कर रहे हैं। आशंका के बीच कि ईरान पर हमले इसी सप्ताह फिर से शुरू हो सकते हैं। अब देखिए 18 तारीख की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स से बात कह रहा है कि अर्लियर इसी हफ्ते से हमले शुरू हो सकते हैं। तो भरत यादव क्या कहें, जो लिखा है वही तो बताएंगे, हम क्या बताएं। हमारी ये कोई मनोकामना थोड़ी है कि युद्ध शुरू हो जाए या लड़ाई शुरू हो जाए, लोग लड़ लें, हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। जो लिख के आ रहा है वो आपको बतलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसीलिए हम ये बात आपको बताते हैं। अब जैसे ये खबर है तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से है और ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच मतभेद अभी भी सुलझे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका अभी भी अवास्तविक मांगे कर रहा है। बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ईरान संघर्ष समाप्त करने, जब्त की गई ईरान संपत्तियों को पूरी वापसी और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए मुआवजे की मांग पर ईरान अडिग है। ईरान ने किसी भी युद्ध समाप्ति समझौते को परमाणु प्रतिबद्धताओं से जोड़ने से भी इनकार किया और अमेरिकी परमाणु मांगों को राजनीतिक बहाना यहां पर बताया है। यानी कुल मिलाकर के कहने का इसका हिंदी तर्जुमा मेरे हिसाब से यह है कि ईरान घुटने टेकने को अमेरिका के आगे तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि हमारी अपनी शर्तें, आपकी अपनी शर्तें, आपकी शर्तें हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आपकी शर्तें मान लें और आपके लिए भी शायद मुमकिन नहीं होगा, तभी आप हमारी शर्तें नहीं मान पा रहे। अब एक और खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। इसमें यह कहा जा रहा है ईरान ने अमेरिकी सेना को ओमान सागर को अमेरिकी सेना का ओमान सागर में कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ओमान की तरफ से अमेरिकी सेना बढ़ती है, पानी के जरिए बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, तो हम जो है ओमान सागर के पास ही अमेरिकी सेना को रोकेंगे और इनका कब्रिस्तान बना देंगे। पूर्व IRGC कमांडर रेजई ने सरकारी टेलीविजन पर सीधे बताते हुए कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं, यहाँ पर लिखा है वी एडवाइज टू US मिलिट्री एंड टू दी, हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो घेराबंदी समाप्त करें इससे पहले कि ओमान सागर उनका कब्रिस्तान बन जाए। रोया इंग्लिश न्यूज़ है, उसके हवाले से ये खबर आपके सामने है, हम आप तक रोया इंग्लिश न्यूज़ के हवाले से पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक बात और आज निकल करके आई जिसका हिंदी तर्जुमा हमने लिखकर ही आपको दिया है। इसमें यह बताया गया है कि ईरान में अमेरिका में सर्वे एक हुआ है, न्यूज़ चैनल से सर्वे करा रहे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे कराया है और इन्होंने ये पता पाया कि 63% लोग ट्रंप को नापसंद कर रहे हैं आज की तारीख में अमेरिका के भीतर और उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग घटकर 37% हो गई है। ये उनके कार्यकाल में सबसे कम उनकी रिपोर्टिंग आ रही है। 2/3 अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप का ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने का फैसला गलत था। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस युद्ध की कीमत उसके फायदे से ज़्यादा रही और 64% लोगों ने कहा कि ट्रंप अर्थव्यवस्था संभालने में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। फरवरी के बाद से अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ऊपर चली गई हैं। ऐसे में इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की हार का खतरा बढ़ गया है। निर्दलीय मतदाता भी ट्रंप से दूर होते दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को रिपब्लिकन के मुकाबले 10% की बढ़त मिल सकती है। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है और ये यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। तो युद्ध से जो जुड़ी हुई खबरें हैं वो हम आपको दिखलाते हैं, बतलाते हैं, आप तक लेकर आते हैं। वीडियोस में कई बार की एनालिसिस भी करते हैं। कई बार की आप जो टाइम कोडिंग होती है कि कोई 48 घंटे, जैसे अभी इसी वीडियो में निकल कर क्या कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इसी सप्ताह बड़ा हमला हो सकता है, तो परसों भी हमने बताया था बड़ा हमला हो सकता है। आज 24 से 48 घंटे का भी जिक्र किया गया कि हो सकता है। तो जो खबर है एज इट इज़ वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, क्योंकि इतने समय से कवर करते करते और क्योंकि मैं भूगोल का अपने मुँह तारीफ़ क्या करनी है और मैं भूगोल का अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसकी थोड़ी बहुत हल्की बहुत समझ मुझे है और उसके लिहाज से इस बार मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका ने एक बड़ा काम किया है और वो काम ये किया है कि UAE को इस बार मुस्लिम बिरादरी से तोड़ करके अपनी तरफ लिया है। अब की बार अगर हमले होंगे, तो मैं बार बार एक वीडियो में और कह चुका हूँ, अब की बार अगर हमले होंगे तो UAE को आप युद्ध करता हुआ पाएंगे ईरान से। अब की बार अगर हमले हुए तो सऊदी अरेबिया पिछली बार से ज़्यादा
पिछली बार से ज़्यादा एक्टिव रोल में नज़र आएगा। मेरे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, एक्टिव वॉर में नज़र आएगा पिछली बार से ज़्यादा। लेकिन यूएई आपको सीधे आक्रमण करते हुए दिखाई देगा। जो युद्ध का सिनेरियो है मिडिल ईस्ट के भीतर वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व हो रहा है ये, क्योंकि अमेरिका के प्रभुत्व में बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं वो जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं उसका एक कारण है, उसका कोई जाति धर्म से लेना देना नहीं है। उसका एक कारण है बिजनेस, एक ही कारण है बिजनेस और दूसरा भी कारण है बिजनेस, तीसरा भी कारण है बिजनेस। इसलिए क्योंकि जैसे कुवैत है, दिखाता हूँ मैं आपको, नक्शे पे दिखाऊंगा तो और बेहतर रहेगा, जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको और समझ में आए। देखिए जैसे इराक है, इराक इस होर्मुज स्ट्रेट का उपयोग करता है, ठीक, ये पर्शियन सागर है इसका उपयोग करता है। कुवैत पर्शियन गल्फ के ज़रिए ही तेल बाहर मार्केट में भेजता है। बहरीन भी इसी के ज़रिए भेजता है। कतर भी इसी के ज़रिए भेजता है। यूएई भी इसी के ज़रिए भेजता है। सऊदी अरेबिया भी इसी के ज़रिए पर्शियन सागर के ज़रिए होर्मुज से गुजर करके भेजता है तेल। मसला यह है कि इन सब की रोजी रोटी का सवाल है। जितने भी देश हैं, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और इराक के भीतर क्योंकि मिलिशिया ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं जो ईरान का सपोर्ट करते हैं, धर्म वाइज भी और शिया सुन्नी वाइज भी। शिया मिलिशिया ग्रुप ज़्यादातर जो है वो शिया आबादी मिलिशिया ग्रुप के भीतर है। तो इराक के भीतर का जो मिलिशिया ग्रुप है वो ईरान को सपोर्ट करता है। बाकी इराक जो है वो भी लगभग इराक की कंडीशन ये है कि हाँ, ईरान गलत नहीं है तो ठीक भी नहीं है, तो अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं, ये है इराक की कंडीशन। सऊदी अरेबिया ये मानता है कि ईरान ख़राब है। कुवैत ये बात मानता है कि ईरान ठीक बात काम नहीं कर रहा है। बहरीन ये बात मानता है कि ईरान ठीक काम नहीं कर रहा है। कुवैत, कतर ये बात मानता है कि ईरान ठीक काम नहीं कर रहा है। यूएई तो आपको मालूम ही है दुश्मन है ईरान का, बन चुका है इस युद्ध के दौरान। ओमान ईरान के साथ में है और इधर आप देखेंगे तो सोमालिया ईरान के साथ में है जो खड़ा दिखाई दे रहा है। तुर्की यहाँ पर ईरान के साथ में है और सीरिया और जॉर्डन का तो रोल ही अलग है, बहुत दूर है बेचारे, वो क्या करेंगे। तो ये मुल्क अब इस बात को चाहते हैं, ये वाले मुल्क इस बात को चाहते हैं, जितने पीले इस जगह पर हैं, ये इस बात को चाह रहे हैं कि अमेरिका जैसे तैसे या तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा दे या तो फिर हमला करके काम ख़त्म किया जाए। इतने समय से जो ये सब चल रहा है, जो पैसे की देनदारी लेनदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, और ये जो 3 डॉट्स देश दिख रहे हैं, ये 4 यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये पैसा वाले देश हैं। ये सिर्फ तेल से पैसा बनाते हैं और अर्थव्यवस्था का पैसे का इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। उनमें नंबर 1 यूएई है। तो अब ये चाहते हैं एनी हाउ, ये उस गुट में जाना ही नहीं चाहते हैं जो ईरान कहना चाहता है। ईरान ये कहना चाहता है कि हम सब एक हो जाएं, हम सब मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं और हमारी एकता का लोहा दुनिया माने। और ईरान ये चाहता है कि भाई हम सबका प्रतिनिधित्व करें, हम जब इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस रीजन का हमें सरपंच माना जाए। लेकिन ये बाकी जो देश हैं, क्योंकि जहाँ पैसा बीच में आ जाता है वहाँ पर कोई भी संप्रभुता, कोई भी आन बान शान का मुद्दा काम करता नहीं है। यहाँ पर बाकी मुल्कों को चाहिए पैसा, इसीलिए इनके भीतर यूएस के एयर बेसेस हैं और ये यूएस को अपने यहाँ रहने देते हैं, पनाह देते हैं। इनको चाहिए संप्रभुता, ईरान को चाहिए सम्मान, ईरान को चाहिए डिग्निटी, ईरान को चाहिए कि अपन झुकेगा नहीं साला, ईरान को ये चाहिए। और ईरान को ये चाहिए कि हमारे होते हुए तुमने फिलिस्तीन को ज़मीन छीन ली इजराइल के लिए। तो ईरान जो है वो ब्रदरहुड की क्वालिटी के साथ है कि हम ब्रदरहुड निभाएंगे और सबको मिलकर लेकर चलेंगे। लेकिन बाकी सब पैसे के दीवाने हैं, सब पैसे के दीवाने हैं और सबको पैसा चाहिए एनी हाउ। और इस बार अगर हमला होता है तो ईरान के ख़िलाफ़ कई देश खुल करके सामने आएंगे। और ये देखा जा रहा है, आरोप तो यूएई के ऊपर लगा कि यहाँ मोसाद का जो लीडर, जो प्रमुख है, वो यहाँ आया सेटअप करने के लिए यूएई के भीतर। यूएई ने नकारा कि भाई हमारे यहाँ नहीं आया। तो अब इन देशों के भीतर वो वाला मसला नहीं रहा कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एकता दिखाएंगे और दुनिया में हमारा लोहा माना जाएगा, फलाना सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने हित हैं। और ईरान के पास के पीछे ये देश साथ ना भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईरान के पीछे चीन और रशिया खड़े हैं और जब तक वो खड़े हैं तब तक ईरान 85 साल अमेरिका से लड़ाई लड़ सकता है। और ये जो जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है,
जिन जो ऋण विहीन लोग हैं, जो थाली के बैंगन होते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, उनका इतिहास कभी नाम दर्ज नहीं करता। ईरान हारे या जीते, मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ, ईरान हारे या जीते, लेकिन इतिहास में नाम वीर का ही दर्ज होगा, ईरान का ही दर्ज होगा। और वो इसलिए दर्ज होगा कि ईरान ने अपनी एकता संप्रभुता के लिए काम किया, सिर नहीं झुकाया। इतिहास में नाम कभी उनके दर्ज नहीं हुए हैं जो, चाहे वो भारत हो चाहे जहाँ का उदाहरण देख लीजिए, इतिहास में नाम उनके दर्ज नहीं हुए जिन्होंने पैसा कमाया, लाला बने, सेठ बने, हवेली बनाई। इतिहास में कभी उनके नाम दर्ज नहीं हुए। इतिहास में नाम दर्ज हुए हैं सुभाष चंद्र बोस के, इतिहास में नाम दर्ज हुए हैं चंद्रशेखर के, गांधी के, इतिहास में नाम दर्ज हुए हैं ऐसे लोगों के, मंगल पांडे के, ऐसे लोगों के नाम, रानी लक्ष्मीबाई के नाम इतिहास में दर्ज हुए हैं। इतिहास में ऐसे लोगों के नाम नहीं दर्ज हुए जो पैसा बनाने और धनाढ्य बने रहने के लिए लोगों की जी हुजूरी करें, घुटने टेक दें, तलवे चाट लें, कुछ भी कर लें। उनके नाम इतिहास याद नहीं रखता है। इतिहास हमेशा बहादुरों के नाम याद रखता है और बहादुरों को आगे याद रखना चाहता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता है जाता है। ना तेल मिला होता तो, ना कुआं तेल का मिला होता तो फिर अल हबीबी कैसे कर रहे होते जी? ना यूएई में कुआं मिला होता, उस क्या कहते हैं सऊदी में जो कुआं मिला था, प्रॉस्पेक्टिस, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, वेल उसका नाम दिया जाता है, पहला कुआं जो प्रॉस्पेरिटी वेल, अगर मैं सही हूँ तो। और ये खोबर इलाके में पड़ता है जहाँ शायद मैं गया भी हूँ, मैं वहाँ पर जाकर भी देखा हूँ। तो वो जो वेल मिला था पहली बार, उसको बड़ा वैसे करके रखा है सहेज के। ना मिला होता तो आज आपके पास तेल है तो आपको अमेरिका पूछ रहा है, आज ईरान के पास तेल है तो अमेरिका उसको कमज़ोर करके, मार करके उसका तेल लूटना चाह रहा है। कल सऊदी भी कमज़ोर होगा, कल यूएई भी कमज़ोर होगा, तेल तो उसके पास भी है। लुटेरा जब लूटने के लिए निकलता है तो ये नहीं देखता है कि दुल्हन के गले में हार ज़्यादा मोटा है कि दूल्हे के गले में। उसको हार दिखाई पड़ता है, उसको माला दिखाई पड़ता है, उसको सोना दिखाई पड़ता है। लुटेरा लुटेरा रहता है हमेशा। एक बार जो लुट गया, किनारे हो गया, फिर अगला नंबर तो उसी का होगा जिसके गले में फिर से सोने का हार होगा। तो तेल के कुएं आपके पास भी हैं। आप दूसरे के घर पर पत्थर मारने से पहले बाकी मुस्लिम ममालिक मुल्कों को ये देखना चाहिए कि शीशे का घर उनका भी है, उनका भी बहुत मजबूत घर नहीं है। और जिस लुटेरे को आज वो पनाह दे रहे हैं, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। आज लुटेरा किसी और को लूटेगा, कल किसी और को लूटेगा। ईरान जिस लाइन पर है उसकी लाइन बहुत सही है। ईरान की लाइन बड़ी सिंपल सी है कि सबसे पहले एकता, संप्रभुता, अपने लोगों का सम्मान, अपनी 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 गैरत को बचाना चाहिए, इज़्ज़त बचानी चाहिए। पैसा तो हाथ का मैल है, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये बात मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ को समझ में आती नहीं है। वो कहानियाँ चली गई, बीत गई 1968-70 के आसपास की, कि एक साथ इज़राइल से सब लोग मिलकर लड़े थे और परिणाम क्या हुआ था? हार गए थे। कभी उसका अवलोकन किया, कभी उसका वो किया कि क्यों हार गए थे? क्यों यहूदियों से इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती हुई? कभी उसका वो किया गया? नहीं। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके बाद सब अपना अपना पैसा तलाशने लगे। इस पूरे रीजन में सब पैसा तलाश रहे हैं। और ये भी बात ठीक है कि इस पूरे रीजन में दुनिया भर के मुस्लिम और दुनिया भर के तमाम कमज़ोर तबके के लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, काम कर रहे हैं। तो इसलिए भाई बाकी देशों से बनी रहे। बाकी देश भी यही चाहते हैं कि हमारी किसी से ना बिगड़े। यही डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी क्या, कोई किसी से पूछे कि व्हाट इज़ डिप्लोमेसी आज की तारीख में, तो बहुत पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमेसी यही है कि हमारी सबसे बनती रहे, हम सबके हैं। और याद रखिएगा, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में अब धमाके शुरू हो गए हैं, हमले शुरू हो गए हैं। हालांकि हमलों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन ये साफ तौर से चेतावनियां दी जा रही हैं कि कभी भी जंग वापस से शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।